अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है डिज़ास्टर मैनेजमेंट इन पाकिस्तान। आपको जैसे कि मालूम है रिसेंटली कुछ फ्लड आए हैं पाकिस्तान में और वक़्तन-वक़्तन पाकिस्तान में डिज़ास्टर आते रहते हैं। तो इस हवाले से ये एक अहम इश्यू है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे, जिसको हम डिस्कस करेंगे और हम ये देखेंगे कि क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान में डिज़ास्टर आते हैं और डिज़ास्टर की वजह से इतना नुकसान होता है और क्यों गवर्नमेंट फ़ेल हो गया है इन डिज़ास्टर को कंट्रोल करने में। तो अगर हम डिज़ास्टर को डिफ़ाइन करें, तो सबसे पहले 2 किस्म के डिज़ास्टर हैं। एक है मैन मेड डिज़ास्टर और एक है नेचुरल डिज़ास्टर। मैन मेड डिज़ास्टर वो हैं जो इंसान अ, इंसान के एक्टिविटीज़ की वजह से आ जाएँ। जैसे वार, अगर 2 कंट्रीज़ के दरमियान में वार हो रहा है तो उसकी वजह से जो इंसान को नुकसान होता है, इंसान की लाइफ़ जो डिस्टर्ब होती है उसको कहते हैं मैन मेड डिज़ास्टर। या कोई माइनिंग अगर कहीं हो रहा है या केमिकल के यूज़ से इंडस्ट्री में जो केमिकल वगैरह यूज़ होते हैं जिसकी वजह से एनवायरनमेंट तबाह होता है, तो ये भी एक तरह का डिज़ास्टर है। लेकिन दूसरी है नेचुरल डिज़ास्टर। नेचुरल डिज़ास्टर वो है जो बाय नेचर आ जाए। लेकिन अगर हम इसे देखें, अगर इसे हम गहराई में देखें तो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि नेचुरल डिज़ास्टर है वो भी इंसान की एक्टिविटीज़ की वजह से ही आते हैं और इंसान ही उसका बेसिक ज़िम्मेदार है और बुनियादी तौर पे इंसान ही इन सब चीज़ों का ज़िम्मेदार है क्योंकि जैसे क्लाइमेट चेंज, अगर क्लाइमेट के इश्यूज़ आ रहे हैं तो वो भी इंसान की ही एक्टिविटी से आ रहे हैं, लेकिन हम इसे कैटेगराइज़ करते हैं एज़ अ नेचुरल डिज़ास्टर, जैसे कि फ्लड, वोल्केनोज़, अर्थक्वेक, ऐसी चीज़ें। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि अर्थक्वेक जो है वो इंसान के एक्टिविटीज़ की वजह से नहीं आ रहा है, लेकिन बाकी ऐसे कुछ डिज़ास्टर हैं जो जिनकी वजह इंसान भी है। लेकिन नेचुरल डिज़ास्टर वो हैं जो बाय नेचर आते हों, जैसे फ्लड हो गया है, वोल्केनोज़, जैसे हमने पहले कहा था कि अर्थक्वेक और लैंडस्लाइडिंग, ऐसी चीज़ें जो बाय नेचर आती हों। और फिर हम देखते हैं कि डिज़ास्टर होता क्या है। बेसिकली डिज़ास्टर लफ्ज़ का मतलब है आफ़त, मुसीबत या आफ़त, जो कि कोई भी आफ़त हो, कोई भी मुसीबत या आफ़त आए कि किसी भी कंट्री में, तो उसे हम कहते हैं डिज़ास्टर। अच्छा, अब हम चलते हैं कि पाकिस्तान में डिज़ास्टर ज़्यादातर मोस्ट कॉमनली कौन से डिज़ास्टर आते हैं। देखिए, पाकिस्तान में मोस्ट कॉमनली जो है अर्थक्वेक और फ्लड्स आते हैं। सैलाब और ज़िलज़िला जो है यहाँ पे ज़्यादा होता है। तो लेकिन बात ये है कि इसकी वजह से ज़्यादा नुकसान होते हैं। ऐसे नहीं है कि लैंडस्लाइडिंग यहाँ पे नहीं होती, लैंडस्लाइडिंग भी यहाँ पे होती है। लेकिन ज़्यादातर उससे इतनी ज़्यादा नुकसान नहीं होता है या उससे इतनी ज़्यादा डैमेज नहीं होता है जितना फ्लड और अर्थक्वेक की वजह से होता है। देखिए, अर्थक्वेक जो है वो पाकिस्तान में कुछ अरसे तकरीबन 1-2 डिकेड पहले तकरीबन आए थे। रिसेंटली जब सबसे बड़ा ज़िलज़िला अवारान बलूचिस्तान में आया था, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ ह्यूमन लाइफ़्स का और इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीज़ों का। लेकिन अगर हम इसे ब्रीफ़ली अगर हम जाएँ तो फ्लड्स की वजह से पाकिस्तान में ज़्यादा नुकसान होता है और जिसको एक हद तक कंट्रोल भी किया जा सकता है। जैसे कि पूरी दुनिया ने जो जितने भी डेवलप्ड स्टेट हैं, उन्होंने ऐसे कुछ टेक्नीक्स, ऐसे कुछ अ टेक्नोलॉजीज़ और इन चीज़ों की वजह से इसको काउंटर भी किया और इसको ख़त्म करने की भी कोशिश की है, जो फ्लड्स वगैरह ज़्यादा आते हैं। तो अगर हम देखें तो फ्लड से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट या डिज़ास्टर से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट क्या होता है? लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसके इफ़ेक्ट हैं वो ये हैं कि ह्यूमन लाइफ़, इंसानी जानों का नुकसान होता है इसकी वजह से। दूसरा ये है इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तबाह हो जाता है। तीसरी बात ये है कि एजुकेशन सिस्टम, अगर स्कूल वगैरह तबाह हो जाते हैं, लोग स्कूलों में नहीं जा सकते हैं, स्टूडेंट्स वगैरह, तो रोड्स तबाह होते हैं और स्कूल वगैरह, क्योंकि फार फ्लंग एरिया जितने में जहाँ वहाँ पे इतने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है स्कूलों के, तो जैसे भी कोई भी फ्लड आ जाता है तो वो गिर जाती हैं या वहाँ पे सारे रोड ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह पूरे एजुकेशन जो सिस्टम है वो तबाह हो जाती है। फिर आ जाती है इसमें हेल्थ। देखिए, हेल्थ क्राइसिस ऑटोमेटिकली जब डिज़ास्टर आते हैं, वहाँ पे जब एक पानी ज़्यादा वहाँ पे जमा हो जाता है, स्टोर हो जाता है, तो उसकी वजह से मलेरिया जैसी बीमारियाँ और ऐसे बहुत से बीमारियाँ जो फैलती हैं, बहुत से ऐसे वबा, ऐसे डिजीज़ हैं जो फ्लड ज़्यादा जब पानी ठहरता है तो उसकी वजह से होती हैं, जैसे डेंगू वगैरह। तो इसके ऐसे बीमारियाँ फैलती हैं डिज़ास्टर की वजह से। तो हेल्थ क्राइसिस भी ऑटोमेटिक हो जाता है और दूसरा ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को भी, ज़ाहिर-सी बात है, हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर उसको वो भी इफ़ेक्ट होता है डिज़ास्टर की वजह से। जैसे अस्पताल वगैरह तबाह होते हैं, मतलब गिर जाती हैं सैलाब वगैरह से, या रोड ब्लॉक हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली कोई भी हॉस्पिटल नहीं जा सकता है। तो ये भी एक
बहुत बड़ी वजह है या एक इफ़ेक्ट है डिज़ास्टर का। फिर आ जाता है इसमें जो है इकोनॉमिक क्राइसिस। देखें ज़्यादातर इकोनॉमिक क्राइसिस इस वजह से आ जाता है कि जितने भी एग्रीकल्चर लैंड है वो तबाह हो जाती है। जब सैलाब आ जाता है तो जितने भी एग्रीकल्चर लैंड है वो तबाह हो जाती हैं, फूड क्राइसिस पैदा होती है और ये है कि लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है और एक इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा होती है जस्ट बिकॉज़ ऑफ फ्लड। तो फिर ये है कि इस इकोनॉमिक क्राइसिस से एक बुराई माशरे में पैदा होती है, वो होती है ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन द पब्लिक एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। देखें जब गवर्नमेंट और पब्लिक के दरमियान में एक ट्रस्ट डेफिसिट पैदा होता है, वो ऐसे कि जब लोगों के पास कुछ नहीं होगा खाने के लिए, जब गवर्नमेंट फेल होगा कि उनको मतलब वो चीज़ें प्रोवाइड करने में, तो ऑटोमेटिकली एक लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्रिएट होगा, क्योंकि लोगों के पास जब खाने के लिए कुछ नहीं होता तो ऑटोमेटिकली वो जुर्मों की तरफ जाते हैं, वो चोरी की तरफ जाते हैं, वो ऐसे बुराइयों की तरफ जाते हैं जो माशरे में नुकसान पैदा करते हैं और पूरे माशरे के लिए एक वबा पैदा होती है। तो ये एक ट्रस्ट डेफिसिट पैदा होता है, लोगों को गवर्नमेंट के ऊपर से एतबार उठ जाता है और स्ट्राइक स्टार्ट होते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री के, हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं है या गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है, तो एक लॉ एंड ऑर्डर, एक अनरेस्ट वाली सिचुएशन पैदा होती है इसी की वजह से। और अब हम देखते हैं कि ये तो हो गया इसके हमने देखे इफ़ेक्ट क्या हैं। अब हम देखते हैं कि इसके इफ़ेक्ट नहीं है, तो हम ये अब देखते हैं कि क्यों क्यों गवर्नमेंट फेल हो गया या गवर्नमेंट क्यों गवर्नमेंट ने अभी तक क्यों इस मसले को हल नहीं किया या नाकाम क्यों हुआ, फेल क्यों है गवर्नमेंट के इन मसले को इस मसले को एड्रेस करने में। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो है वो है टेक्नोलॉजी। सबसे बड़ी पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी वजह ये है कि डिज़ास्टर कंट्रोल में वो है टेक्नोलॉजी। देखिए हमारे पास ओल्ड टेक्नोलॉजीज़ हैं, कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमारे पास है ही नहीं कि जिसकी वजह से हमें वक्त से पहले पता चल जाए कि इस एरिया में फ्लड आ रहे हैं, तो और पहले से ही हम उसकी तैयारी करें, या ऐसे टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है अगर फ्लड आ गया तो उसके बाद लोगों को कैसे वहाँ से निकाला जाए, लोगों को कैसे एक सेफ इलाके हैं जो वहाँ पे उनको सेटल किया जाए। और ये भी है और ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे कहीं पे भी कोई ऐसी कैंप या कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि अगर एक इलाके में सैलाब आ गया तो पहले गवर्नमेंट ने पहले से कोई ऐसी तैयारी नहीं की हुई है कि लोगों को सेफ कहाँ पे जो सेफ एरिया होगा वहाँ पे कहाँ पे सेटल किया जाएगा, कहाँ पे उनको शिफ्ट किया जाएगा, तो ऐसे कैंप्स नहीं बनाए गए हैं। और इसके बाद ये है कि सबसे दूसरी बड़ी वजह ये है कि डैम्स। देखिए डैम्स पाकिस्तान में जो हैं बड़े प्रोजेक्ट 4-5 एट अ टाइम बड़े प्रोजेक्ट स्टार्ट हैं, लेकिन अगर इन बड़े प्रोजेक्ट्स में ज़ाहिर बात है 30-40 साल लगते हैं, तो उससे पहले हम हर वक्त तकरीबन हर 2-4 साल बाद कोई ज़िलज़िला आ जाता है, सॉरी सैलाब आ जाता है, जिसकी वजह से हज़ारों लोगों की ज़िंदगी तबाह हो जाती है। और ये है कि अगर हम बड़े प्रोजेक्ट्स को छोड़ के अगर छोटे-छोटे प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लें, एक बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लें, उसके बाद हम जो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं उन पे काम स्टार्ट कर लें, तो वो 1-2 साल में बन के लोगों के लिए वो अगर डैम बन जाएगा तो सैलाब वगैरह आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन हमने बड़े प्रोजेक्ट एक एक साथ स्टार्ट किए और ये भी है कि किसी भी गवर्नमेंट ने इस पे कोई ख़ास कोई प्लानिंग बनाया ही नहीं है कि डैम्स वगैरह, तो यहाँ पे डैम वगैरह भी कम है जिसकी वजह से सैलाब आ जाती है। फिर इसमें आ जाती है ये कि गवर्नमेंट के जो कोई भी ऐसी कोई फ़ोर्स नहीं है जो, या कोई ऐसी क्विक रिस्पॉन्स फ़ोर्स नहीं है कि अगर कोई यहाँ पे कहीं पे फ्लड आ जाए, कोई भी डिज़ास्टर आ जाए तो वहाँ पे लोगों को रेस्क्यू किया जाए, लोगों को बाहिफ़ाज़त वहाँ से निकाल दिया जाए। और इसके बाद जो हमारी बात है वो है ये है कि देखें पाकिस्तान के गवर्नमेंट ने क्या किया, आज से हम तारीख में देखते हैं तो पाकिस्तान के गवर्नमेंट ने क्या-क्या किया है इस डिज़ास्टर को कंट्रोल करने में। तो देखें पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ज़ाहिर-सी बात है कुछ ना कुछ तो काम किया है। वो उन कामों में सबसे बड़ी काम ये है कि एनडीए में नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो, और पीडीएम में प्रोफेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट, तो ये ऐसे 2 इंस्टीट्यूशंस हैं जो इन डिज़ास्टर्स को कंट्रोल करने में बहुत अहम किरदार है इनका, और ये काम भी कर रहे हैं और बहुत अच्छा बेहतर काम कर रहे हैं। लेकिन ये है कि इनको मज़ीद इनसे बेहतरी की ज़रूरत है। देखिए इसमें ये है कि अगर ये इसमें एक और चीज़ भी अहम है कि अगर हमारे जितने भी सिविलियन इदारे हैं जैसे एनडीएम, पीडीएम, ये काम नहीं कर रहे हैं, तो इसकी वजह से जो आर्मी या जो एस्टेब्लिशमेंट है उनको एक मौका मिल जाता है कि वो आकर यहाँ पे लोगों की हिफाज़त कर लेते हैं और
लोगों को निकाल लेते हैं। तो इससे ये है कि जो सिविलियन इदारा है उनकी जो परफॉर्मेंस है वो उस पे इफ़ेक्ट होती है। तो जो काम सिविलियन इदारे के हैं जैसे एनडीए में, पीडीए में, अगर वो सही करेंगे तो उससे बेहतरी हो सकता है। और जिनका काम है वो नहीं कर रहे हैं और बाकी जिनका काम नहीं है वो ये काम कर रहे हैं, तो उसके इस वजह से जो सिविल जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उन पे इफ़ेक्ट होता है, उनकी परफॉर्मेंस पे इफ़ेक्ट होती है। तो ये है कि अगर ये ज़्यादा काम करें तो ज़्यादा बेहतरी होगी और इन पे इनको ज़्यादा क्या फंड्स भी एलोकेट होंगे और ये बेहतर लोगों के लिए काम कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास पूरी मशीनरी होती है, उनके पास रिसर्च मेथड्स होते हैं और उनके पास एक बहुत अच्छे टीम होते हैं। लोग सेलेक्ट इस बेस पे किए जाते हैं कि कैसे डिज़ास्टर को कंट्रोल किया जाए। अगर इन इदारों पे सही काम किया जाए तो ये बेहतर हो सकता है। तो दूसरी बात इसमें ये है कि एक एक्ट पास किया गया 2010 में डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो गवर्नमेंट ने की है। तो ये एक ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ने इससे पहले की हैं। लेकिन हाल ही में कोई ऐसी बड़ी कोई पेशरफ़्त नहीं आई कि जो डिज़ास्टर्स को कंट्रोल करने में कामयाब हो। और दूसरी बात ये है कि इन दी एंड हम ये देखते हैं कि देखें पाकिस्तान इन दी एंड में ये देखते हैं कि इंटरनेशनल जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जितने भी कंट्रीज़ हैं उसके साथ हम कैसे इस मसले को हल कर सकते हैं। देखें जितने भी इंटरनेशनल इदारे हैं वो क्लाइमेट चेंज पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो अगर हम उनके साथ मिल के उनसे फंड वो तो हम लेते हैं ऐड वगैरह, लेकिन अगर हम उनसे टेक्नोलॉजिकल हेल्प ले लें, उससे जितने भी वहाँ पे ऐसे जो कंट्रीज़ जिन्होंने इस चीज़ को काउंटर किया हुआ है, कामयाबी से इस चीज़ को काउंटर किया हुआ है, तो वहाँ से हम उनसे आइडियाज़ ले सकते हैं, वहाँ से हम उनसे हेल्प ले सकते हैं। जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उससे हम इकोनॉमिकल फाइनेंशियल हेल्प ले सकते हैं, उनसे हम ट्रेनिंग ले सकते हैं ताकि हम इस डिज़ास्टर को कंट्रोल करें। तो इन दी एंड